नाम के गांव में कैवल्य नाम का छोटा लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। कैवल्य पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। उसकी माँ उसे बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए हर रोज काम पर जाती थी। माँ, आप कौन सा काम करती हो? बेटा, मैं एक होटल में कैशियर हूँ। खाना बना दिया है, खा लेना और स्कूल में मन लगाकर पढ़ना। माँ ने कैवल्य को किसी चीज की कोई कमी कभी महसूस नहीं होने दी और कैवल्य भी हर साल स्कूल में फर्स्ट आकर माँ का हौसला बढ़ाता रहा। कुछ साल बीत गए और कैवल्य जवान हो गया। अब वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में नेशनल लेवल की टैलेंट हंट एग्जाम होने वाली थी। कैवल्य ने दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम में बैठ गया। रिजल्ट आया तो कैवल्य ने टॉप किया था। कॉलेज में कैवल्य की प्रशंसा और अभिनंदन हेतु एक प्रोग्राम रखा गया। गोपी किशन बजाज प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। गोपी किशन बहुत ही बड़े उद्योगपति थे। प्रोग्राम खत्म होते ही गोपी किशन कैवल्य को बोले, तुम्हें अब पढ़ाई करने परदेश जाना चाहिए। सर, इतनी हैसियत मेरी कहाँ, छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो बहुत है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। फिर क्या था, कैवल्य परदेश जाने की तैयारी करने लगा। कैवल्य की माँ खुश भी थी और कैवल्य से जुदा होने के गम में रो भी रही थी। कैवल्य की फ्लाइट ने परदेश की ओर उड़ान भरी और माँ दिन भर रोती रही। देखते देखते 5 साल बीत गए और कैवल्य के लौटने का दिन आ गया। कैवल्य की माँ अब बूढ़ी हो गई थी, फिर भी उत्साहित होकर कैवल्य को लेने वह एयरपोर्ट आई। फ्लाइट लैंड हुई और कैवल्य माँ के सामने आया तो माँ उसे देखती रह गई। कैवल्य बदल गया था और बड़ा आदमी बन गया था। माँ गले लगाने आगे बढ़ी तो कैवल्य पीछे हट गया। गले बाद में मिलना, कपड़े खराब हो जाएंगे, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर माँ हैरान रह गई। कैवल्य अब बदल चुका था। घर आकर भी उसने माँ के साथ ढंग से बात नहीं की। लैपटॉप पर दोस्तों के साथ वीडियो चैटिंग करता रहा और माँ दुखी होकर काम पर निकल गई। दूसरे दिन कैवल्य उद्योगपति गोपी किशन से मिलने उनकी फैक्ट्री पर गया तो गोपी किशन बोले, वाह बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर सीना चौड़ा हो गया। सारा श्रेय आपको जाता है सर, आपने खर्चा उठाया इसलिए ये सब हो पाया। वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी है, कल शाम को आ जाना। कैवल्य खुश हो गया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन कैवल्य तैयार होकर पार्टी जाने के लिए निकला तो माँ पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ का सवाल सुनकर कैवल्य परेशान होकर सोचने लगा। अगर माँ को बता दिया कि पार्टी में जा रहा हूँ तो ये भी साथ में आने की जिद करेगी। ऐसा सोचकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कैवल्य गोपी किशन के बंगले पर पहुँचा। सारा बंगला जगमगा रहा था। काफी वीआईपी गेस्ट आए हुए थे और सब लोग कैवल्य का इंतजार कर रहे थे। कैवल्य के आते ही गोपी किशन अपनी जवान बेटी के साथ उसका स्वागत करने लगे। वेलकम बेटा, इनसे मिलो, ये है हमारी इकलौती राजकुमारी अनन्या। कैवल्य ने अनन्या से शेक हैंड किया। अनन्या काफी खूबसूरत थी। कैवल्य ने गोपी किशन से पूछा, सर, आप मुझे कौन सा सरप्राइज देना चाहते थे? गोपी किशन ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, अरे भाई सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है। ठीक है सर, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। कैवल्य वॉशरूम की तरफ आया और अचानक उसकी नजर माँ पर पड़ी। माँ वहाँ परेशान खड़ी थी। कैवल्य गुस्सा हो गया और माँ के पास आकर बोला, तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? कैवल्य माँ को डांटने लगा और माँ रोने लगी। तभी वहाँ गोपी किशन आए और कैवल्य का बर्ताव देखकर चिल्लाए, खबरदार, जो इस देवी को एक भी शब्द और कहा तो। यह सुनकर कैवल्य हैरान हो गया। आप मेरी माँ को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी माँ सालों से हमारे घर पर बर्तन मांजने का काम करती है। ये तो होटल में कैशियर है। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए ये तुमसे झूठ बोलती थी।
यहाँ दिन रात काम करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती रही, और तुम इन्हें भला बुरा कह रहे हो। तुम्हें परदेश में मैंने तुम्हारी होशियारी देखकर नहीं, इनकी तरफ देखकर भेजा था। जानते हो, यह बर्तन मांज कर वो सारा पैसा चुकाने की जिद लेकर बैठी है जो पैसा तुम पर मैंने खर्च किया था। अनन्या की परवरिश भी इनके हाथों ही हुई है, इसलिए मैं अनन्या को इनकी झोली में डालने वाला था, तुम्हें अपना दामाद बनाने वाला था, और तुम इनका अपमान कर रहे हो। यह सुनकर कैवल्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भावुक होकर बोला, माँ, तुम महान हो, मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ ना करना। कैवल्य माँ के पैरों पर गिरकर रोने लगा तो माँ भी रोने लगी और उन्होंने कैवल्य को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती किया करती थी। उसके खेतों का काजू पैक होकर देश विदेशों में जाया करता था। कमला का गांव में सबसे बड़ा घर था। धन संपत्ति होने के बावजूद कमला को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। वह हर साल जाड़ों में गरीबों को कपड़े दान करती थी और समय समय पर गांव में भंडारा भी करवाती रहती थी। माँ, हम इतने अमीर कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से काजू की खेती करके धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित की थी। इसीलिए हमें अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, हम हर साल इतना सारा खाना क्यों बांटते हैं? बेटा, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि उसे दान करने में मिलती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब यह बात खुद ही समझ जाओगी। कमला से जलने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। इस बार गन्ने की फसल फिर हल्की रही है। उधर काजू की खेती देखो कितनी बढ़िया हुई है। दोनों माँ बेटी पता नहीं इतने पैसों का क्या करती हैं। तुम उनसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव में भंडारा करवाया था उन्होंने। कमला अच्छी इंसान है। ये दान दया सब दिखावा है। माँ बेटी ने बहुत धन छुपा कर रखा हुआ है। उधर कमला अपनी कार से घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। कार का पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी पर गिर गए। कमला ने तुरंत कार रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भैया, मेरा गड्ढे पर ध्यान ही नहीं गया था। कोई बात नहीं। कमला जब चली गई तो बनवारी अपने दोस्त से बोला, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक अपने कपड़ों से ये दाग नहीं मिटाऊंगा। ये क्या बक रहे हो? उसने तुमसे माफी मांग ली है, इस तरह नाराज? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। बनवारी नदी पार वीराने में रहने वाले एक तांत्रिक को जानता था। वह तांत्रिक काला जादू करता था। बनवारी तांत्रिक से बोला, मेरे गांव में कमला नाम की एक औरत रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती बर्बाद करनी है। मेरा काला पानी ले जाओ। जिस खेत में छिड़क दोगे उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और क्षार वाली मिट्टी में काजू नहीं उग पाता। बनवारी तांत्रिक का जल लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में जल छिड़क दिया। अगले ही दिन तांत्रिक के जल का असर कम हुआ और काजू के पेड़ सूख कर काले हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों को देखा। उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर जाकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में क्षार बढ़ा हुआ है। लगता है किसी ने कोई जादू किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी।
कमला ने किताब में पढ़ा कि क्षारीय मिट्टी में चंदन की लकड़ी उगाई जा सकती है। अगले ही दिन उसने अपने खेत में चंदन के पेड़ के बीज डाल दिए। कुछ महीनों बाद चंदन के पेड़ बड़े बड़े हो गए। उन्हें बेचकर कमला को काजू से भी दुगनी कमाई हुई। उसने गांव में भव्य भंडारा किया और गरीबों को जरूरत का सारा सामान बांटा। गांव के लोगों के बीच कमला की खूब वाहवाही हुई। गांव वालों के मुंह से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जल से कमला बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो तो और भी अमीर हो गई। मेरा गला छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती बर्बाद करानी चाहिए थी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो खेत में चंदन के पेड़ लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांत्रिक अपनी भस्म बनवारी के ऊपर डाल देता है और बनवारी जलकर राख हो जाता है।